वीडियो देख रहे सभी साथियों को मेरी तरफ से सत श्री अकाल। मैं दया सिंह, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट के नेक्स्ट न्यूमेरिकल के बारे में। ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरा का पूरा न्यूमेरिकल समझ आ सके। ये जो न्यूमेरिकल हम करेंगे ये कंबाइंड इफ़ेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है कि जब किसी शाफ्ट के ऊपर ट्विस्टिंग मोमेंट एंड बेंडिंग मोमेंट दोनों ही एक्ट कर रहे हों, तो उस दौरान हम क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व आउट करेंगे जब हमें टी की वैल्यू, ट्विस्टिंग मोमेंट एंड बेंडिंग मोमेंट दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करके फर्दर इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। सो द प्रॉब्लम नंबर 8 इज एज डिज़ाइन अ शाफ्ट फॉर ट्रांसमिटिंग 20 किलोवाट एट 200 RPM. The shaft carries a central load of 900 Newton and is simply supported between bearings 2.5 meter apart. Take allowable shear stress as bending as 42 megapascal and 56 megapascal. Also find the percentage saving in material if the shaft is replaced by a hollow shaft and having outer diameter equals to the twice of internal diameter. तो इस प्रॉब्लम के अंदर वो क्या कहना चाह रहा है कि हमारे पास एक शाफ्ट है, सॉलिड शाफ्ट है, वो 20 किलोवाट 200 RPM के ऊपर ट्रांसमिट कर रही है। सो इट मीन्स 20 किलोवाट इज़ द पावर गिवन। तो इस पावर के ऊपर कुछ वो पावर ट्रांसमिट कर रही है। द शाफ्ट कैरीज अ सेंट्रल लोड, और उसी दौरान उस शाफ्ट के ऊपर कुछ सेंट्रल लोड एक्ट कर रहा है, और वो जो शाफ्ट है एक्ट कर रही है एज अ सिंपली सपोर्टेड बीम। और दोनों के दोनों जो बीरिंग्स हैं जिनके बीच में वो शाफ्ट लगी हुई है, उनका जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 2.5 मीटर। और उसी के साथ जो हमारे पास अलाउएबल स्ट्रेसेस गिवन है शीयर की एंड बेंडिंग की, वो दी हुई हैं 42 मेगापास्कल एंड 56 मेगापास्कल। और उसी के साथ वो बोल रहा है कि सेकंड स्टेप के अंदर हमें कैलकुलेट करके बताइए कितना मटेरियल हमारा सेव हो सकता है कि अगर उसी सॉलिड शाफ्ट को अगर मैं रिप्लेस कर दूं विद द हॉलो शाफ्ट। और उस दौरान जो हॉलो शाफ्ट रहेगी उसका जो आउटर डायामीटर है वो 2 गुना होगा इंटरनल डायामीटर से। सो ये था हमारा क्वेश्चन। अब इसको किस तरह से सॉल्व आउट करेंगे देखते हैं कि हमारे पास जो गिवन डाटा है वो क्या क्या है। हमारे पास पावर गिवन है, पावर है 20 किलोवाट, जिसको हमने कन्वर्ट कर लिया वॉट्स के अंदर बाय मल्टीप्लाइंग 10⁻³ RPM गिवन है 200 RPM, सेंट्रल लोड है 900 न्यूटन का, डिस्टेंस बिटवीन द बीरिंग्स इज गिवन एज 2.5 मीटर विच इज इक्वल्स टू 2500 mm। और साथ में हमारे पास अलाउएबल स्ट्रेसेस दी हुई हैं जिसके अंदर हमें अलाउएबल शियर स्ट्रेस की वैल्यू गिवन है एंड अलाउएबल बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू गिवन है। Allowable shear stress is 42 megapascal which is equals to 42 Newton per square mm and 56 megapascal is equals to 56 Newton per square mm। ये हमने किस तरह से कन्वर्ट किया, ये हमने पिछले वीडियोस में भी बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया था। तो हमें किस तरह से अब पता लगेगा जो हमें डायामीटर कैलकुलेट करना है वो किस मेथड से करना है। मीन टू से हमें ये चीज़ क्वेश्चन ने बता दी कि एक शाफ्ट है जो बीरिंग्स के ऊपर लगी हुई है और सेंटर में कुछ लोड डला हुआ है, और साथ में उसने कुछ पावर बता दी कि पावर है इतने RPM पे वो रोटेट कर रही है। तो वहाँ से हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो 2 इक्वेशंस हमने यूज़ की थी कंबाइंड इफ़ेक्ट की, यहाँ से ये चीज़ तो क्लियर होगी कि ये क्वेश्चन हमारा कंबाइंड इफ़ेक्ट का ही है। तो वहाँ से हमें ये कैसे पता लगेगा कि हमें कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी है। TE इज़ इक्वल्स टू √m² + t², ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, या फिर इक्वलेंट बेंडिंग मोमेंट का जो इक्वेशन था 1/2 × m + TE, ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि हम डायामीटर इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। हमें किस तरह से पता लगेगा कि दोनों के दोनों यूज़ करने हैं या कोई एक इक्वेशन यूज़ करना है। तो हमें क्वेश्चन में देखिए दोनों तरह का स्ट्रेस गिवन है, अलाउएबल शियर स्ट्रेस भी दिया हुआ है, अलाउएबल बेंडिंग स्ट्रेस भी दिया हुआ है। जिस क्वेश्चन के अंदर भी दोनों के दोनों स्ट्रेसेस गिवन हो, इट मीन्स दोनों के दोनों ही हमें इक्वेशंस यूज़ करके 2 डायमीटर्स निकालने होंगे, और फर्दर उसके अकॉर्डिंगली जो वैल्यू मेरी ग्रेटर होगी वो हमारा डायमीटर होगा शाफ्ट का।
तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दोनों ही स्ट्रेसेस गिवन हैं, तो इट मीन्स हम दोनों ही इक्वेशंस यूज़ करके डायमीटर कैलकुलेट करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। तो हमारे पास फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे ट्विस्टिंग मोमेंट विद पावर फार्मूला, कि हमारे पास जो ट्विस्टिंग मोमेंट है पावर वाले फार्मूले से हमें पता है क्या होता है, P = 2π/NT/60 वॉट। सो यहाँ से मुझे इस फॉर्मूला से T की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो मैंने T की वैल्यू साइड पे निकाल ली। T = 60 P/2πN, सारी की सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद जो कैलकुलेट करके मेरे पास वैल्यू आएगी दैट इज़ इक्वल्स टू T = 955.41 न्यूटन मीटर। तो मैंने पिछले भी वीडियोस में कुछ बताया था कि इस फॉर्मूला से जो मेरे पास T की वैल्यू आएगी दैट विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू न्यूटन मीटर, बिकॉज इनपुट जो हमें दिया है वो हमने मीटर्स में ही दिया है। यहाँ पे मुझे पता है कि 1 वॉट इज इक्वल्स टू जाउल पर सेकेंड होता है, 1 जाउल इज इक्वल्स टू न्यूटन मीटर के बराबर है। देयरफॉर 1 वॉट विल बी इक्वल टू न्यूटन मीटर पर सेकेंड्स। तो इनपुट जो था मेरा न्यूटन मीटर्स में था, सेकंड्स में था, तो सेकंड्स को कन्वर्ट करने के लिए मिनट्स में हमने यहाँ पे 60 से डिवाइड कर दिया। तो जो आंसर आएगा वो मेरा मीटर्स में ही आएगा। कभी भी गलती से यहाँ पे न्यूटन mm मत कैलकुलेट कीजिएगा। स्टूडेंट्स ज़्यादातर इसी स्टेप के ऊपर गलती करते हैं। सो नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको फर्दर mm में कन्वर्ट करेंगे। तो mm में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे 10⁻³ से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो वैल्यू आ गई मेरी न्यूटन mm के अंदर। तो T = 955.410 न्यूटन mm। तो यहाँ से हमने T की वैल्यू निकाल ली। इसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे अब M की वैल्यू। नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट के लिए हमें जो इंस्ट्रक्शंस गिवन थी, किस तरह से लोड एक्ट कर रहा है, हमने एक डायग्राम प्लॉट कर लिया कि हमारे पास 2 बीरिंग्स हैं एंड्स के ऊपर A एंड B। इनके इन बिटवीन इस शाफ्ट के ऊपर एक लोड एक्ट कर रहा है जो कि 900 न्यूटन्स का है। वो एक पुली हो सकती है या कोई गियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसका वेट हमें पता है कि 900 न्यूटन्स है। और इन 2 बीरिंग्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज़ 2.5 मीटर। और अगर हम कैलकुलेट करें इसका हाफ, जो ये लेंथ है फ्रॉम A टू C, ये लेंथ आ गई मेरे पास 1.25 मीटर। इसका मैंने हाफ कर लिया, हाफ इधर होगा, हाफ ही इधर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को अब हम सॉल्व करेंगे फॉर द बेंडिंग मोमेंट कि मैक्सिमम बेंडिंग किस पॉइंट के ऊपर एक्ट करेगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे अगर देखें कि सबसे पहले कुछ 2 रिएक्शंस लग रही हैं। एक लोड 900 न्यूटन्स का ऊपर से नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है इस बीम के ऊपर, क्योंकि ये एक्ट कर रहा है एज अ सिंपली स्पोर्टेड बीम। तो सिंपली स्पोर्टेड बीम के ऊपर जो हमारे पास 2 रिएक्शंस होते हैं वो मैंने ले लिए RA एंड RB। तो सबसे पहले इन दोनों रिएक्शंस को कैलकुलेट करना है। तो हमें ये भी कंडीशन पता है कि लोड एग्जैक्टली सेंटर के ऊपर एक्ट कर रहा है। तो जब हमारे पास सिंपली स्पोर्टेड बीम हो और सेंटर में एक्ट कर रहा हो, तो दोनों के दोनों जो हमारे सपोर्ट्स होते हैं, जहाँ जैसे यहाँ पे RA एंड RB है, तो ये टोटल लोड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आधा इधर और आधा इधर। तो उसी पॉइंट से मैंने क्या किया, RA इज इक्वल्स टू RB इज इक्वल टू 450 न्यूटन। तो यहाँ पे मैंने दोनों रिएक्शंस की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब ये देखेंगे कि जो मैक्सिमम लोड है या मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वो कहाँ पे एक्ट करेगा। तो हमारे पास इस डायग्राम से अगर देखें तो 3 पॉइंट निकलते हैं, A, B एंड C। A, B दोनों साइड के पॉइंट हो गए, C हो गया मेरा सेंट्रल पॉइंट। अगर हम देखें कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे एक्ट करेगा, जहाँ पे मैक्सिमम लोड एक्ट कर रहा है, तो मैक्सिमम लोड कहाँ पे एक्ट कर रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर के ऊपर। तो यहाँ पे ही हमारा जो है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एक्ट करेगा। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालते कैसे हैं, किसी भी एक स्टेप से कैलकुलेट कर लो, चाहे B पे कैलकुलेट कर लो, सॉरी B से कैलकुलेट कर लो, चाहे A से कैलकुलेट कर लो, C पे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे मैंने फार्मूला के साथ भी समझाया हुआ है कि M इज़ इक्वल्स टू RB इंटू L या फिर RA इंटू L। कि इस डायग्राम से अगर हम देखें तो C पे जब कैलकुलेशन करेंगे, चाहे ये वाला फोर्स जो RB हमने कैलकुलेट किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो कि है हमारा 1.25 मीटर, चाहे ये ले लो चाहे इधर से ले लो, ये वाला फोर्स इंटू दिस मच डिस्टेंस, दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा वो मुझे दे देगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट दैट पॉइंट। तो वहाँ से मैंने कैलकुलेट कर लिया M इज इक्वल्स टू
450 इंटू 1250, ये आ गई हमारे पास वैल्यू 562 न्यूटन mm के अंदर। अब ये वाली वैल्यू सीधी mm के अंदर क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने यहाँ से इसको मीटर से mm में कन्वर्ट कर लिया। 1.25 था तो मैंने 1000 से मल्टीप्लाई करके इसको 1250 में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ से मेरे पास m की वैल्यू भी अब निकल आई। तो अगला जो हमारा स्टेप है वो है कि दो अलग अलग थ्योरीज़ को यूज़ करके हम डायमीटर कैलकुलेट करेंगे। जो सॉलिड शाफ्ट है उसका डायमीटर हमें चाहिए कितना। तो फर्स्ट थ्योरी, अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी, जो इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट होती है TE इज इक्वल्स टू दैट इज़ √m² + t²। दोनों की दोनों वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट कर ली हैं। m की वैल्यू भी है, t की वैल्यू भी है, दोनों को मैंने पुट किया, स्केयर किया। अंडर करने के बाद जब मेरी वैल्यू आएगी तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास दिस मच वैल्यू। तो इसी को फर्दर मैंने यूज़ किया इस रिलेशन के साथ, TE इज इक्वल्स टू π/16 τ × d³। तो यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास जो एंड रिज़ल्ट आएगा, मैं सीधा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी इन स्टेप्स को मैंने पिछले वीडियोस में बहुत अच्छी तरह से डिटेल से समझाया है। इनको अच्छी तरह से समझने के लिए मेरे पिछले वीडियोस ज़रूर देखें। सो एंड के अंदर जो मेरा नेट रिज़ल्ट आ गया से D इज इक्वल्स टू 51.23 mm। तो यहाँ पे फिर मैंने इसको स्टैंडर्ड वैल्यू के नियर अबाउट ले लिया, D इज इक्वल्स टू 55 mm। तो एक थ्योरी के अकॉर्डिंगली हमने डायमीटर निकाल लिया, दैट इज़ 55 mm। सिमिलरली हम कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी यूज़ करके कि इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट के अकॉर्डिंगली मेरा जो डायमीटर है शाफ्ट का वो कितना होगा। तो उस थ्योरी के अकॉर्डिंगली हमें पता है ME इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ m + √m² + t², ये चीज़ होती है। और कंप्लीट दिस फॉर्म को मैं लिख सकता हूँ TE। ये भी हमने देखा किस तरह से है, पिछले वीडियोस में भी बताया था और पिछले स्टेप में भी हमने किया कि TE की वैल्यू हमारे पास इस वैल्यू के इक्वल है। तो यहाँ से मैंने m की वैल्यू एंड TE की वैल्यू दोनों को पुट किया, सॉल्व किया, मेरे पास ME की वैल्यू आ गई। फर्दर जो मेरे पास वैल्यू आई उसको मैं इक्वेट करूँगा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ से फर्दर फिर कैलकुलेशंस हुई d³ के लिए। तो d³ की जो मेरे पास वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई क्यूबिक mm के अंदर। फर्दर इसको मैंने क्यूब रूट किया, क्यूब रूट करने के बाद मेरे पास वैल्यू आ गई 53.37 mm। इसको भी मैंने स्टैंडर्ड वैल्यू के अकॉर्डिंगली चेंज कर लिया। स्टैंडर्ड वैल्यू किस तरह से लिया मैंने 5 के स्टेप के अंदर अगर देखा जाए तो ये वैल्यू जो आई मेरे पास ये 50 से ऊपर है एंड 55 से नीचे है। तो मैंने राउंड फिगर इसको सीधा 50 के बाद 55 के ऊपर ले लिया, 55 ले लिया। तो देयरफॉर द डायमीटर ऑफ द सॉलिड शाफ्ट इज 55 mm। क्योंकि पिछले स्टेप से भी हमने कैलकुलेट किया, इस स्टेप से भी कैलकुलेट किया, दोनों से ही जो हमारा डायमीटर ऑफ द शाफ्ट आया वो आया 55 mm। तो दिस विल बी द फाइनल डायमीटर ऑफ अवर सॉलिड शाफ्ट, दैट इज़ 55 mm। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर सेकंड केस आता है कि हमने परसेंटेज सेविंग मटेरियल की निकालनी है कि अगर इसी शाफ्ट को मैं हॉलो शाफ्ट के साथ चेंज कर दूँ तब मेरा जो मटेरियल सेविंग है वो कितने % होगा। तो उसके लिए मुझे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उस जो हॉलो शाफ्ट आएगी उसके डायमीटर्स क्या होंगे, उनके लिए कंडीशंस क्या दी गई हैं। तो लेट अस स्टार्ट। हमें फाइंड आउट करना है कि कितने % मटेरियल हमारा सेव होगा जब हम शिफ्ट करेंगे फ्रॉम सॉलिड शाफ्ट टू हॉलो शाफ्ट। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया, लेट अस कंसीडर द आउटर डायमीटर ऑफ द हॉलो शाफ्ट इज़ D एंड इंटरनल डायमीटर हमने ले लिया D1 mm। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे इंटरनल डायमीटर D1 लिया है क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ नॉमेनक्लेचर चेंज करना पड़ेगा, उसकी नोटेशन चेंज करनी पड़ेगी। पिछले स्टेप में हमने उसको D लिया था। सो उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए हैं और साथ में जो हमारे पास कंडीशन गिवन है वो भी दी थी कि जो आउटर डायमीटर है वो इंटरनल डायमीटर का डबल होगा, ये हमें गिवन था। तो इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दी क्योंकि ये एंड के ऊपर जाके फर्दर हमारी यूज़ होगी। सो यहाँ से इसी रिलेशन को मैंने चेंज कर लिया कि जो ये थी यहाँ पे कैपिटल D मैं इसके नीचे ले गया, ये वाला इधर आएगा तो मेरा 1/2 बन जाएगा। और मुझे पता है कि ये रिलेशन मैंने इसके अकॉर्डिंगली क्यों चेंज किया कि हमें ऑलरेडी पता है कि जो K एक फैक्टर है जो कहलाता है द रेशो ऑफ इंटरनल डायमीटर टू द एक्सटर्नल डायमीटर। तो यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू निकाली K की, दैट इज़ 0.5 mm। ये भी फर्दर आगे यूज़ करेंगे।
तो हमें बेसिकली कैलकुलेट करना था कि परसेंटेज सेविंग इन मटेरियल कितना होगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि सपोज दिस इज़ माय सॉलिड शाफ्ट, इसका मैंने डायमीटर ले लिया स्मॉल डी, ये मेरी हॉलो शाफ्ट है। तो हॉलो शाफ्ट के अंदर से जब ये वाला मटेरियल जो शेडेड पोर्शन है इसको मैं रिमूव करूँगा, मतलब D1 डायमीटर के जो इंटरनल पोर्शन है इसको मैं रिमूव करूँगा, तो कुछ मेरा जो मटेरियल है वो हल्का होगा, कुछ मटेरियल मेरा सेव होगा। वो कितना मटेरियल सेव होगा वही मुझे कैलकुलेट करना है। आइए पहले थोड़ा इसको समझते हैं कि लेट अस सपोज द मटेरियल ऑफ द बोथ शाफ्ट इज सेम, कि दोनों शाफ्ट जो है मेरी यहाँ पे इनका जो मटेरियल है वो सेम है, इनकी लेंथ सेम है, इनका जो मास आएगा वो भी हमारा सेम है। तो जब हमें पता है कि इस तरह से ये कुछ कंडीशंस हमारी सेम होंगी, जब मटेरियल सेम होगा तो मटेरियल की जो डेंसिटी होगी वो भी सेम रहेगी। मगर डेंसिटी होती कितनी है? डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इज दैट इज डिनोटेड बाय द सिंबल रो। रो इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखूं, देयरफॉर जो मास आएगा मेरा वो कितना होगा? रो इनटू वॉल्यूम, ये आ जाएगा। और वॉल्यूम कितना होता है मेरे पास? क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो इनको टर्म्स को मैंने यहाँ पे डिनोट भी किया हुआ है। तो यहाँ से देखते हैं कि जब मटेरियल सेम होगा तो दोनों जो शाफ्ट्स होंगी उनकी डेंसिटी भी सेम रहेगी। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ हॉलो। तो यहाँ पे मैंने यही चीज़ पुट कर ली कि जो मास पर यूनिट वॉल्यूम इसका मैंने फॉर्मूला लिखा था ये भी सेम रहेगा। एम से एम कैंसिल आउट हो गया क्योंकि हमारा मास था वो भी सेम था, तो वहाँ पे वॉल्यूम ही रह गया जिसके अंदर कुछ चेंजेस आने की संभावना है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका वॉल्यूम कंपेयर करूँ तो वॉल्यूम के अंदर भी जो मेरी लेंथ है वो भी सेम है। देयरफॉर यहाँ पे बचा क्या फिर? एरिया, कि जो दोनों शाफ्ट्स हैं उनका एरिया है वही वेरी करेगा, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है बाकी सभी का सभी जो होगा उनके अंदर सेम रहेगा। तो वहाँ पे मैंने एरिया के लिए भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया पहले ही, इसको बाद में भी कर सकते हैं, मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया ताकि ईजी रहे। तो मुझे पता है एरिया ऑफ द सॉलिड शाफ्ट दैट इज इक्वल्स टू π/4 d स्क्वायर, और ये हॉलो का बन जाएगा मेरे पास π/4 इंटू d स्क्वायर माइनस d1 स्क्वायर। तो यहाँ से π/4 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या मेरे पास? ये रिलेशन। तो इस रिलेशन को ध्यान में रखते हुए जो मेरा परसेंटेज सेविंग इन मटेरियल किस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि जो एरिया ऑफ द सॉलिड शाफ्ट है उसमें से मैंने हॉलो शाफ्ट का एरिया माइनस कर दिया, डिवाइड कर दिया फर्दर आगे एरिया ऑफ द सॉलिड शाफ्ट और मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ। 100 के साथ मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है। तो एरिया वाली टर्म्स जो थी वहाँ से मेरे पास क्या क्या बचा? एरिया ऑफ द सॉलिड शाफ्ट में से हमारे पास क्या बचा था? यहाँ पे d, और हॉलो में से क्या बचा था? ये वाली वैल्यू, वो यहाँ पे मैंने पुट कर दी अपॉन एरिया ऑफ द सॉलिड शाफ्ट अगेन d इंटू 100। यहाँ पर अब ये जो इक्वेशन हमारे पास आई इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। फर्दर इसको हम यूटिलाइज करेंगे फॉर द परसेंटेज सेविंग इन मटेरियल फर्दर आगे चल के। अब हमारे पास मेन मोटिव है कि जो हमारे इंटरनल डायमीटर्स हैं और एक्सटर्नल डायमीटर्स हैं हॉलो शाफ्ट के, उनको फर्दर कैसे कैलकुलेट करना है। लेट अस स्टार्ट। सो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है कि एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द हॉलो शाफ्ट क्या है। उसके अकॉर्डिंगली ही हम पिछले वाला इक्वेशन नंबर 1 में से यूज़ करके रिलेशन हम निकाल लेंगे कि हमारा इंटरनल डायमीटर कितना होगा। तो एक्सटर्नल डायमीटर को यूज़ कैलकुलेट करने के लिए हम एज इट इज़ दोनों की दोनों थ्योरीज़ को यूटिलाइज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे आगे अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी TE इज इक्वल्स टू π/16 टाउ इंटू d³ 1 माइनस k⁴, जहाँ पे मेरी k की वैल्यू दी हुई है D/D इज इक्वल्स टू 0.5। तो यहाँ पे इस चीज़ का अगर हम थोड़ा ध्यान दें कि TE को मैंने अब √ m² + t² क्यों नहीं लिया, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी TE की वैल्यू है कि इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट कितना है। जस्ट मुझे कैलकुलेट करना है कि मेरा आउटर डायमीटर कितना है। सो इसलिए मैंने सीधा ही इस स्टेप से शुरू किया है। तो फर्दर क्या करेंगे? d³ की वैल्यू निकालनी है, तो d³ की वैल्यू बाकी वैल्यूज़ मैंने इस तरह से ले ली, ये चीज़ मैं ऊपर ले गया, बाकी जो टर्म है वो मेरी नीचे आ गई, सभी की सभी वैल्यूज़ मैंने पुट ऑन की। फर्दर मेरे पास कैलकुलेशन करने के बाद d³ की वैल्यू जो आई d³ इज़ इक्वल्स टू 143,428.13 क्यूबिक mm। तो इसका क्यूब रूट लेने के बाद मेरा डायमीटर निकल आया 52.34। तो यहाँ पे भी इस वैल्यू को मैंने अब सीधा ले लिया 55 mm एज़ पर द स्टैंडर्ड वैल्यूज़।
यहाँ पे इस स्टेप का थोड़ा ध्यान रखिएगा। जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो इस तरह से सॉल्व करना, पहले इस स्टेप को सॉल्व कर लीजिएगा। 0.5 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल्स टू दिस मच वैल्यू, 1 में से इसको माइनस करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगी ये वैल्यू। तो हमारे पास एक थ्योरी के अकॉर्डिंगली इसका आउटर डायमीटर निकल आया, दैट इज 55 mm। नाउ अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट थ्योरी, अगेन सिमिलरली ME is equals to pi upon 32 बेंडिंग स्ट्रेस d क्यूब 1 माइनस k पावर 4। तो वही तरीका अपनाना है मुझे, d क्यूब की वैल्यू यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज पुट कर लेंगे। ये वाला स्टेप एज इट इज़ ऊपर वाले स्टेप की तरह सेम रहेगा जैसे हमने ये वाला किया था। तो यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करने के बाद जो मेरा आंसर आया दैट इज़ इक्वल्स टू 54.54 mm। तो यहाँ से भी मैंने निकाल लिया कि जो d की वैल्यू है स्टैंडर्ड वैल्यू दैट इज़ 55 mm आ गई। तो इन दोनों स्टेप से भी हम देखते हैं कि जो हॉलो शाफ्ट का एक्सटर्नल डायामीटर है वो भी सेम आ रहा है। ऊपर वाले स्टेप से भी 55 आया एंड नीचे वाले स्टेप से भी 55 आया। तो दोनों के दोनों जो डायामीटर थे वो हमारे सेम हैं, तो इसीलिए जो एक्सटर्नल डायामीटर ऑफ द शाफ्ट है हॉलो शाफ्ट वो कंसीडर हमने कर लिया 55 mm। अब हमें निकालना है कि हमारा जो इंटरनल डायामीटर है हॉलो शाफ्ट का वो कितना होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 से लिया जो हमें बता रही थी d इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू d1। तो यहाँ से हमने ये रिलेशन यूज़ किया, इसको फर्दर चेंज कर लिया, d1 इज़ इक्वल्स टू 0.5d दैट इज़ इक्वल्स टू, हमने वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास वैल्यू आ गई d1 इज़ इक्वल्स टू 27.5 mm। सो इसको भी मैंने राउंड फिगर ले ली दैट इज़ इक्वल्स टू 28 mm। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास दोनों के दोनों डायमीटर्स जो हैं वो कैलकुलेट हो चुके हैं। अब हमें लास्ट स्टेप की तरफ बढ़ना है जहाँ से मुझे परसेंटेज सेविंग ऑफ मटेरियल निकालना है। सो परसेंटेज सेविंग इन मटेरियल दैट इज इक्वल्स टू d स्क्वायर माइनस d1 द स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर इंटू 100। यहाँ पे हमने ये रिलेशन क्यों यूज़ किया, ये हमने इक्वेशन 2 में समझ लिया था ऑलरेडी पहले। तो यहाँ पे सिंपली हमें बस वैल्यूज़ पुट करनी है, कैपिटल D एंड स्मॉल d एंड d1 सभी की मैंने वैल्यूज़ पुट की, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और कैलकुलेट करने के बाद जो मेरे पास फाइनल आंसर आया दैट इज़ 25.9%। कि जब हमें सॉलिड से हॉलो की तरफ जाना हो तो मटेरियल सेम हो, लेंथ सेम हो, मास सेम हो, तो उस दौरान जो हमारा मटेरियल सेविंग रहेगा वो तकरीबन 25.9% होगा। सो इसी के साथ मेरा ये वाला वीडियो इस न्यूमेरिकल के ऊपर ये फिनिश है। नो डाउट वीडियो थोड़ा लंबा है मगर मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की है, बीच बीच में थोड़े शॉर्टकट्स भी लिए हैं थोड़े। तो होपफुली आप सभी को समझ आया होगा। अगर कोई स्टेप नहीं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट करके मुझसे ज़रूर कंफर्म कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सत श्री अकाल।